Hey viewers, I'm Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, हम लोगों ने क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर डिस्कस किया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट. जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area. वो एग्रीकल्चर सिस्टम कौन सा होता है जहाँ सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग तो नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसको बोलते हैं जहाँ हमारी एक लैंड जो है वो पूरी हो जाती है और हम नेचुरल फर्टिलिटी के लिए उसको छोड़ देते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं. दैट मीन्स आंसर इसका क्या आएगा? प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सेकेंड इसका राइट आंसर होना चाहिए. यस, वेरी गुड, प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सी होगी? राइस नहीं. राइस तो मैंने आपको बताया था कि खरीफ की क्रॉप होती है. ग्राम, मिलेट्स, कॉटन. सो राइट आंसर इज ग्राम. ग्राम जो है वो रबी की क्रॉप में कंसीडर किया जाती है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिग्म्यूनियस क्रॉप? लिग्म्यूनियस क्रॉप कौन सी होंगी? पल्सेस, ज्वार, मिलेट्स, सिसामम. सिसामम को मैंने आपको बताया था तिल, तो आंसर आएगा पल्सेस. पल्सेस जो हैं आपकी लिग्मीनियस क्रॉप बोली जाती हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? कौन सी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस की जाती है एज अ सपोर्ट? ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सपोर्ट के लिए बोली जाती हैं? किस प्राइस पर बोली जाती हैं? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट, मिनिमम. इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस आना चाहिए, एमएसपी. यस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गवर्नमेंट क्या करती है? क्रॉप के रेट को अनाउंस करती है. सो आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए. सेकेंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स. 30 वर्ड्स का मतलब वही है कि आपका जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में कंसीडर होगा. आपने इतने ही वर्ड्स लिखने हैं, आपने इतनी ही लाइंस लिखनी है. 3 to 4 लाइंस आप लिख सकते हैं, या 5 लाइंस भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम वन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. कौन सी ऐसी बेवरेज क्रॉप है जिसको हम लिखेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप में टी को कंसीडर किया जाता है. देखिए, टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप टू ग्रो वेल. द टी प्लांट, इसकी हमने जियोग्राफिकल कंडीशन भी लिखनी है, राइट. तो टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप टू ग्रो वेल. द टी प्लांट नीड्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड डीप fertile well drained soil which is rich in humus and organic matter. जो टी है वो बेवरेज क्रॉप है और इसके उगाने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, और इसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा चाहिए होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड. कौन सी एक ऐसी स्टेपल क्रॉप बताएंगे हम लोग? राइस. यस, राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया. इट ग्रोज इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स, राइट. ये हमने राइस के बारे में बताया. राइस जो है इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, राइट. हम लोग नॉर्थ में रहते हैं इसलिए हमें लगता है कि वीट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट नहीं. ऑल ओवर इंडिया में राइस की जो डिमांड है, राइस का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है. सो द थर्ड क्वेश्चन, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हैं गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए?
देखिए, द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स आर, कौन कौन से करे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है, प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस लेकर आई है, क्रॉप का इंश्योरेंस करना। ये क्या होता है कि सपोज़ किसी भी रीज़न से भी कोई भगवान ना करे कि किसी की जो क्रॉप्स होती हैं उसमें आग लग जाती है या फ्लड आ जाता है, ठीक है, तो अगर इन क्रॉप्स का इंश्योरेंस करा रखा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पैसे दे देती है, उसका जो क्लेम होता है वो दे दिया जाता है। सो सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर्स, ग्रामीण बैंक्स खुला रखे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कर रखी है। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, किसके लिए? फार्मर्स की भलाई के लिए। नेक्स्ट, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज़ गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, जो लैंड जो है उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, जो कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होती जा रही है डे बाय डे। कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? क्या हम सोच सकते हैं? आंसर क्या आएगा? अ डिक्लाइनिंग एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन कपल्ड विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो फूड ग्रेन है वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। दिस वुड इन टर्न इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। इससे क्या हो रहा है कि जो फूड ग्रेन्स हैं उनको इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है और इससे जो हमारी इकोनॉमी है, राइट, उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर किए जाते हैं, 120 वर्ड्स में लिखने हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट्स द initiative taken by the government to ensure the increase in agriculture production। कौन से ऐसे स्टेप हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, ठीक है, कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। सबसे पहले देखिए, आप इसको एज अ हेडिंग भी लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स बनाकर, हेडिंग्स बनाकर भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिले, मतलब मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 5 में से 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखेंगे तो बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो देखिए आंसर, टू एंश्योर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज्ड कलेक्टिविटेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ज़मींदारी जो सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया, उसको बंद किया गया, राइट। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। लैंड की रिफॉर्म करने का मेन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, उस पर ध्यान दिया गया, मेन फोकस किया गया। In the 1960s and the 70s, agricultural reforms were the order of the day. The Green Revolution and the White Revolution were aimed at improving Indian agriculture productivity. जब 60s और 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आया था, इसका मेन मोटिव क्या था यहाँ इसको लाने का, कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। कैसे? ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए आया था? जो हमारी क्रॉप्स थी, ग्रेन्स थे, उनके लिए आया था, उनके लिए लाया गया था। और जो वाइट रेवोल्यूशन था वो दूध के लिए लाया गया था, राइट। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द 1980s एंड 90s अ comprehensive land development program was initiated. Under this, various technical and institutional reforms were introduced by the government. गवर्नमेंट ने वेरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि गवर्नमेंट ने एमएसपी जो पॉलिसी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, उसको वो लेकर आई और क्रॉप्स की इंश्योरेंस का प्रोविज़न प्रोवाइड किया,
ठीक है। और जो फार्मर्स थे उनको पावर ऑफ फर्टिलाइजर्स जो थे वो प्रोवाइड किए, ग्रामीण बैंक्स प्रोवाइड किए, किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की, राइट, एंड स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स लाइक कृषि दर्शन ऑन नेशनल टेलीविज़न। बहुत एक जो हमारा डीडी नेशनल चैनल है उस पर कृषि दर्शन एक प्रोग्राम चलाया गया ताकि जो हमारे किसान हैं वो अवेयर हो सकें, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने तरीके हैं, ठीक है, उसको किसान चेंज कर सके। जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू मॉडर्न इनपुट्स हैं, मॉडर्न तरीके हैं, उनको अडॉप्ट कर सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। तो ये टॉपिक हमारे जो सीबीएसई है काउंट करती तो नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन फेल्ट सिंस कॉलोनियल टाइम्स। कॉलोनियल टाइम से जो इम्पैक्ट है, ये क्वेश्चन में बताया है कि ग्लोबलाइजेशन पर इंडियन एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, उसका इंडियन एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट बताना है हमने, राइट। तो देखिए, रॉ कॉटन एंड स्पाइसेस वर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया in 1917. Indian farmers revolted in Champaran against being forced to grow indigo in place of food grains in order to supply dye to Britain flourishing textile industry. Thus globalization has had its boon and bans for Indian agriculture. क्या हुआ था कि जो कॉटन और स्पाइसेस इंडिया के इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी, ठीक है, आज भी जो कॉटन है और जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं इंडिया के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं और बहुत अच्छी क्रॉप होती है इनकी, ठीक है। तो 1917 में क्या हुआ था, 1917 में इंडियन जो फार्मर्स थे चंपारण में उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला। उन्होंने बोला कि वो खड़े हुए, जो ब्रिटिश थे उनके अगेंस्ट खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? और उनके साथ महात्मा गांधी जी चंपारण के पीजेंट्स के साथ खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने बोला था कि चंपारण में इंडिगो की खेती की जाएगी। इंडिगो एक आर्टिफिशियल क्रॉप थी, उसकी खेती की जाएगी और एक बहुत बड़ी लैंड पे इसकी खेती भी की जा रही थी। बट कुछ टाइम बाद जब लंदन में ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स, उन्होंने लंदन के अंदर ये जो क्रॉप थी ये वहाँ पर उगा ली। उसके बाद यहाँ से लेने से मना कर दिया, बैन कर दिया। इंडिया के जो क्रॉप थी वो लेने से मना कर दिया, बैन कर दिया। और उनको बहुत ज़्यादा उन प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि वो कम दाम पर उसको बेच दें, राइट। तो जो बेचारे पीजेंट्स थे उनके साथ ज़्यादती हो रही थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो गांधी जी थे वो अपने पीजेंट्स के साथ खड़े हुए ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो ये बात थी इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था अपनी एग्रीकल्चर पर। आगे देखिए, पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन फार्मर्स फेस न्यू चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन फ्रॉम highly subsidized agriculture of developed nation. This prompt the need for making Indian agriculture successful and profitable. ठीक है, तो तब क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद जो फार्मर्स थे उन्होंने न्यू चैलेंजेस फेस किए, कंपटीशन फेस किए और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आई। देखिए कैसे कि उन्होंने अपनी जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी टेक्निक्स में चेंजेस किए और ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। और उनकी जो फार्मिंग थी, डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो फार्मिंग थी उसमें बहुत चेंजेस आए। एंड डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग पैटर्न, और अपने जो क्रॉपिंग पैटर्न थे उसमें भी उन्होंने चेंजेस किए, राइट। फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप, और अपनी हाई वैल्यूज़ की क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, जिस वजह से हमारे एग्रीकल्चर में सुधार आने शुरू हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। राइस की ग्रोथ पर हमें ज्योग्राफिकल कंडीशन बतानी है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम थोड़ा लेंथी कर सकते हैं, इसकी हेडिंग्स बना कर सकते हैं, राइट। हमें अच्छे मार्क्स गेन होंगे। ये जो पैराग्राफ है मैंने लिख रखा है, पैराग्राफ में आप इसको हेडिंग्स में करें, पॉइंट्स बनाएं, राइट। फर्स्ट पॉइंट, राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। पहले तो आप बताएंगे कि कौन सी क्रॉप है राइस। राइस खरीफ की क्रॉप बोली जाती है, किस एरिया में उगाई जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उगाई जाती है। फिर आप इसको बताएंगे कि इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस, मतलब हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और रेनफॉल भी हमें ज़्यादा चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की बारिश हमें यहाँ पर इस क्रॉप के लिए चाहिए होती है। और जहाँ पर हम ये भी बताएंगे, जहाँ पर अगर बारिश कम होती है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन, जिसे बोलेंगे हम इरिगेशन करके वाया कैनाल और ट्यूबवेल्स और जो कैनाल्स होते हैं वो खेतों में लगाए जाते हैं और उसके थ्रू हम इसकी इरिगेशन करके जो हमारी क्रॉपिंग है वो कर सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा होती है, ये स्टेट्स बताएंगे हम लोग, राइट। जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और मेघालय, असम, इस एरिया में ये जो क्रॉप है राइस की वो ज़्यादा होती है। हम ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट करके कि जो हरियाणा पंजाब है उसकी कमर्शियल क्रॉप बोली जाती है, राइस जो है कमर्शियल क्रॉप बोली जाती है। सो बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसमें कैप्चर किए, राइट। राइस के अंदर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शुगर केन का भी आ सकता है यहाँ पर, राइट। तो हम ये नहीं सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंसीडर करने हैं, हमें अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। और टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं स्टर्लिंग एकेडमी पर, और वहाँ जाकर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें और आप मेरे चैनल को कंटिन्यू कभी भी देख सकें। वहाँ पर एक बेल आइकन भी है तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज इसके जो पार्ट्स हैं वो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को क्लिक कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज़ मोटिवेट करते रहें और आप लोग अपना प्यार देते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।